हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। देखिए, आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने जो एस.सी. वर्मा का काइनेमेटिक्स चैप्टर था उसका सॉल्व एग्जाम्पल सारा किया था। ठीक है, उसको ज़रूर देखें आप। सॉल्व एग्जाम्पल हालांकि बुक में सॉल्व है, लेकिन फिर भी आप उसको देखें क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन डिफ़र करेगा बुक से। और जो चेंज इन फ्रेम और रेन वाला प्रॉब्लम है वो मैंने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया है सारा। ठीक है, इनफैक्ट मैंने सोल्यूशन देखा ही नहीं है, मैंने खुद ही से किया है। तो आप उसको देखें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। और अब हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 दोनों करेंगे। इसमें देखिए एस.सी. वर्मा का बुक में 3 तरह का क्वेश्चन है। एक तो सॉल्व एग्जाम्पल है, इसमें सॉल्व किया हुआ है। फिर ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2। ऑब्जेक्टिव 1 में सिंगल करेक्ट आंसर रहेगा और ऑब्जेक्टिव 2 में मोर देन 1 करेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके हम लोग एक्सरसाइज भी कर लेंगे, वो भी यूजफुल रहेगा हम लोग के लिए। एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग PYQ की तरफ मूव करेंगे। तो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर में है एंड वी आर डूइंग इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 का जो है सारा क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, दे आर एडवाइजेबल, है ना। एस.सी. वर्मा का पूरा बुक करिए, क्वेश्चंस आर गुड। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, पढ़िए ना पढ़िए लेकिन क्वेश्चंस जरूर करिए आप। ठीक है, ओके। सो जो भी स्टूडेंट्स IIT, JEE, नीट या CBSE बोर्ड में हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव 1 पहले लिया जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक करेक्ट रहेगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा और सिंगल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2 में मोर देन 1 करेक्ट रहेगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। ए मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ। देखो समझो चीज़ों को, ये हम लोग फिजिक्स में या ज्योग्राफी जो भी लेंगे आप, ये नॉर्थ लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग नॉर्थ लेते हैं। उसका उल्टा साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो जहाँ भी नॉर्थ बोले तो समझो कि ऊपर ऐसे डायरेक्शन में है। प्लेन पेपर पे अगर ड्रा करोगे ना तो ये नॉर्थ होता है, ये उसका उल्टा साउथ होता है, राइट वाला ईस्ट होता है और वेस्ट होता है लेफ्ट वाला। ठीक है, ऐसे मान के चलो। देखो क्या बोल रहा है, मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ एग्जैक्टली नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर इसको XY के टर्म से लिखोगे तो पॉजिटिव Y जो है नॉर्थ है, नेगेटिव Y साउथ है, और पॉजिटिव X जो है वो ईस्ट है, और पॉजिटिव Y जो है वो पॉजिटिव X जो है ईस्ट है, और नेगेटिव X जो है वो वेस्ट है। पॉजिटिव Y नॉर्थ हो गया, नेगेटिव Y साउथ हो गया, और पॉजिटिव X जो है ईस्ट हो गया, नेगेटिव X वेस्ट हो गया आपका। ठीक है, नेगेटिव X वेस्ट हो गया। अगर मान लो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो हम बोल सकते हैं इसको ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस डायरेक्शन को ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल सकते हो। ईस्ट से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ से ईस्टवर्ड डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को या तो बोलो ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको बोलेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्थ से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको बोलोगे साउथ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ, जैसे ये बोलते। ठीक है, हाँ, तो ये तरीका है बोलने का। अभी वो क्या बोल रहे हैं, कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट मेक्स अ राइट टर्न। ये देखो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम वेलोसिटी का बात करें, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो VI इज व्हाट, 50 J कैप। इनिशियल वेलोसिटी 50 J कैप। अब क्या बोल रहा है, इट मेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग स्पीड। उसके बाद ये जो है 90 डिग्री लेफ्ट टर्न मार रहा है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग स्पीड। ये 50 किलोमीटर पर आवर ही रहता है, बट 90 डिग्री
90 डिग्री लेफ्ट, यहाँ से जा रहा ना, और लेफ्ट टर्न ले लिया, तो वी एफ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया। वेलोसिटी में तो देखो स्पीड तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगा। वेलोसिटी इज स्पीड प्लस इस डायरेक्शन, तो अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, वेस्टवर्ड डायरेक्शन हो गया ना, तो वेस्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है, तो हो जाएगा 50 और नेगेटिव एक्स है तो माइनस आई कैप हो गया, ठीक। अच्छा, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये पुट कर दिया, माइनस 50i माइनस 50j, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, तो ये डायरेक्शन हो गया ना, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। अगर डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकाला, ऐसे तो ये क्लियर है, तुम्हारा आंसर जो है वो ये आ गया, साउथ ऑफ वेस्ट एक ही ऑप्शन में है ना। अब बाकी चाहो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, आपकी इच्छा है। मैग्नीट्यूड तो ऐसे तो आंसर आ गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, एक ऑप्शन तो दिख गया हमको क्या है। और चाहो तो चूँकि अभी कोई एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं तो पूरा ही कर लिया जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर मतलब 50√2, तो √2 होता है 1.414, उसका आधा 0.707 हो जाएगा, तो 70.7 ऐसा करके आएगा, ठीक है। 70 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट में लिखा हुआ, अप्रॉक्सीमेट में लिखा हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा, बिल्कुल मैथमेटिकल, कुछ भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को। चेंज इन वेलोसिटी हमेशा ही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है। ओके, अगला चलते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो आप देखिए 0 से t0 तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है ना आपका, जैसे जैसे टाइम बढ़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, t0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ना बंद हो गया, t0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ना बंद हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स डायरेक्शन में है। तो क्या ऑप्शन हो बताओ, पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नहीं, t0 तक तो कंटिन्यूअसली जा रहा है, लेकिन t0 के बाद रुक जा रहा है। पार्टिकल इज एट रेस्ट, नहीं, पार्टिकल 0 से t0 तक तो मूव कर रहा है, लेकिन t0 के बाद रेस्ट पे है। वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू ए टाइम t0, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है। देखिए वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx अपॉन dt, एंड dx अपॉन dt क्या होता है, इट इज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। और चूंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना, उसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट ही होगा ना जी। किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो लाइन इटसेल्फ होगा। ये जो थीटा है that is going to be the slope, tan of this theta is going to be the velocity, that is going to be dx by dt, ठीक है। तो ये tan of this theta तो हर जगह सेम है आपका, ये हर जगह 0 हो गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू टाइम t, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। और क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूव थे कांस्टेंट वेलोसिटी टिल टाइम t0 एंड देन स्टॉप, ये सही है। देखो आपका डिस्टेंस टाइम स्लोप, हमने बोला कि जो वेलोसिटी होता है वो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है।
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हो गया कि उसका स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी 0 से t0 तक कांस्टेंट है। तो ये लिखा है द पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टिल टाइम t0। उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ना बंद हो गया। डिस्प्लेसमेंट बंद हो गया मतलब वो स्टॉप कर गया, रुक गया, तभी ना डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे चले। देखो क्या बोला है, द पार्टिकल हैज वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट, इस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट एंड इज कांस्टेंट। u वेलोसिटी से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी u ईस्ट में है और वेस्ट में एक्सेलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी जो है घटता जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है, इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी कम हो रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वो वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, लेट xa एंड xb इज द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड। अच्छा, magnitude displacement in first 10 second and the next 10 second. देखो यार, ये जो है ना इसमें कुछ कह नहीं सकते हो। देखो मतलब एक से बड़ा, क्योंकि टर्न ले सकता है ये वेलोसिटी ना, आगे जाके कहीं जीरो भी हो सकता है। ये वेलोसिटी जो है आगे जाके कहीं जीरो भी हो सकता है। v इज बेसिकली u माइनस ए टी है, तो कहीं जाके जीरो होगा ना, उसके बाद वो टर्न ले लेगा वापस, उसके बाद वापस ये टर्न ले सकता है। मतलब वहाँ से ना, जैसे ये वेलोसिटी अभी क्या है कि u था शुरू में, उसका ये वेलोसिटी घट रहा है, तो एक समय जाके रुक सकता है, एक समय जाके रुक जाएगा। चूंकि एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, तो वहाँ से रुक के फिर जैसे मान लो कोई बॉडी को ऊपर थ्रो कर देते हो, ठीक है, थ्रो कर देते हो तो क्या है, ये डी एक्सेलरेट करता है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, एक जगह जाके रुकता है और रुकने के बाद फिर वापस आता है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है ना, उस पर mg फोर्स लग रहा है। वो एक्सेलरेट तो कंटिन्यूसली g से कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो चेंज करता रहेगा। हमने u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया तो कुछ दूर बाद जाके क्या है, वेलोसिटी धीरे धीरे घटता जा रहा है, मतलब u माइनस जी टी हो रहा है। उसके घटते घटते एक जगह जाके जीरो हो रहा है और वहाँ से फिर टर्न ले रहा है, तो अगर x a इक्वल टू एक्स बी का बात करें तो x a इक्वल टू एक्स बी पता है क्या कौन सा केस में होगा? अगर ऐसा हो कि मतलब 10 सेकंड में xa डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और xa डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मान लो उसका वेलोसिटी वहीं पे जीरो हो गया, मतलब समझ रहे हो, जैसे इसको थ्रो किया, ठीक है, 10 सेकंड बाद xa डिस्टेंस xa हाइट ट्रेवल किया, और सपोज करो कि xa डिस्टेंस जब ट्रेवल किया वहीं पे जाके वेलोसिटी जो है ना, जितना टाइम में xa डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेकंड में, उस 10 सेकंड में u माइनस ए टी जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी वो 10 सेकंड बाद ही वेलोसिटी जीरो हो गया। उस केस में x इक्वल टू एक्स भी हो जाएगा, क्योंकि उस केस में 10 सेकंड बाद जब जीरो होगा तो अगला 10 सेकंड डाउनवर्ड ट्रेवल करेगा। पहला 10 सेकंड अपवर्ड ट्रेवल किया और अगला 10 सेकंड डाउनवर्ड ट्रेवल किया, ठीक है, तो उस केस में x इक्वल टू एक्स भी हो जाएगा। लेकिन अगर 10 सेकंड में वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, 12वें सेकंड में जीरो होता है, तो 10 सेकंड तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, 10 सेकंड तक मान लो 5 मीटर हाइट ट्रेवल किया, ठीक है, अब 12वें सेकंड में जीरो हो रहा है, मतलब वो 5 मीटर ट्रेवल किया तो 6ठे मीटर पे मान लो जीरो हुआ, उसके बाद फिर वापस लौटेगा, फिर अगले 10 सेकंड में वो तो और नीचे ही रहेगा ना, मतलब एक्स विल बी लेस देन एक्स बी इन दैट केस। समझ रहे मेरी बात? जैसे कोई बॉल को थ्रो किया हमने और ये 10 सेकंड में यहाँ पहुँचा, बट वेलोसिटी अभी भी जो है वो जीरो नहीं हुआ है, ठीक है, और ये जाके तुम्हारा मतलब यहाँ पे जाके जीरो होता है, मान लो 1 सेकंड और ले लिया ये, ठीक है, तो उसके बाद ये अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो वहाँ से टर्न लेगा, ठीक है, और टर्न लेगा तो हो सकता है 10 सेकंड में आपका यहाँ तक पहुँचेगा 10 सेकंड में, तो ये आपका वापस जीरो पर नहीं आएगा। उस केस में तुम समझ रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट 10 सेकंड में, और अगले 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होगा? अगले 10 सेकंड डिस्प्लेसमेंट होगा दिस
माइनस दिस, क्योंकि अगले 10 सेकंड में जो है तुम्हारा 1 सेकंड और 9 सेकंड ये 9 सेकंड ये, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इनका सम जो होगा ना वो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट था उससे छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो x सेकंड भी लेस देन एक्स बी, x सेकंड भी ग्रेटर देन एक्स बी आल्सो, ऐसा x इज ग्रेटर देन एक्स बी होगा हियर, x सेकंड भी लेस देन एक्स बी आल्सो। अगर मान लो 10 सेकंड के पहले ही वेलोसिटी जीरो हो गया, 10 सेकंड के पहले ही वेलोसिटी जीरो हो गया, उस केस में आपका अलग सिनेरियो हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अभी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हम लोग को नहीं पता कि वेलोसिटी u क्या, अगर u दे देता ना तो क्लियर हो जाता, u का वैल्यू दे देता तो क्लियर हो जाता, या ऐसे बोलता कि x से डिस्टेंस बाद वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है तब भी क्लियर होता, फिर तो x से इक्वल x भी हो जाता। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि जब टर्न लेगा ना तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टर्न नेगेटिव, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो मतलब सम करके होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, पर्सन ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, ठीक है। जितना टाइम v1 से ट्रेवल किया है उतना ही टाइम v2 से ट्रेवल किया है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी तो आपको पता ही है ना, is total displacement upon total time। मान लो v1 वेलोसिटी से t टाइम तक ट्रेवल किया तो क्या हो जाएगा, v1 t, और v2 वेलोसिटी से अगेन t टाइम तक ट्रेवल किया तो टोटल टाइम तो t प्लस टी हो जाएगा ना, t टाइम v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया और अगला t टाइम v2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाएगा, दिस इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, v1 प्लस v2 बाई 2, क्या है क्या है, v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर आ जाएगा जी, A is going to be the correct answer। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, going to be सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये टाइपिस्ट हमारा टाइप नहीं किया था, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप कर दिया, कि हमने हाथ से लिखा है। देखो अगला क्वेश्चन ये है, ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर डिस्टेंस x एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2, ये v1 हो गया, for distance x and v2 distance for v2 velocity for the next equal distance, मतलब x डिस्टेंस तक वो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और अगला x डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है तुमको, फार्मूला वही है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो x डिस्टेंस है और फिर x डिस्टेंस है, ठीक है। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, पहला x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, x अपॉन v1, और अगला x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, x अपॉन v2, है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 अपॉन, ठीक, यानी 2 अपॉन v एवरेज इज गोइंग टू बी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये v एवरेज ही है, v जो है ना ये v एवरेज है, ठीक, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं दम। ये देखो क्या बोल रहा है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एलिवेटर गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन a, द एक्सेलरेशन स्टोन आफ्टर रिलीज। देखो यार, मतलब स्टोन को जब तुम रिलीज कर दोगे तो वेलोसिटी नहीं पूछा, वेलोसिटी तो इनहेरिट करेगा, वेलोसिटी इनहेरिट करेगा, ठीक है, बट जब रिलीज कर दोगे तो द ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg,
जब रिलीज करने के बाद द ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg, ठीक है। तो उस केस में व्हेन mg इज द ओनली फोर्स एक्टिंग द एक्सेलरेशन विल बी g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन, क्योंकि आप जब तक उसको पकड़े हुए थे तब तक क्या था, वो तुम्हारा जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन था वो इनहेरिट कर रहा था, क्योंकि आप उसको पकड़े हुए थे। छोड़ देंगे देन इट विल बी फ्री फ्रॉम लिफ्ट, और उसके बाद वो जो फोर्स उस पर लग रहा है वो mg ही लग रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि द ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg, इट विल बी g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। g माइनस a नहीं है, क्योंकि लिफ्ट को जो फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है अब वो फोर्स उस पर नहीं लग रहा है ना, स्टोन पे, ठीक है। ओके, ये देखो क्या बोल रहा है। A person standing near the edge of the top building throws two balls, A and B. A is thrown vertically upward and B is thrown vertically downward with the same speed. A hits the ground with velocity VA and ball B hits the ground with velocity VB. We have, देखो ये बिल्डिंग है मान लो, ठीक, ये बिल्डिंग है, यहां मैन है, एक स्टोन उसने थ्रो किया मान लो ब्लू कलर से अपवर्ड डायरेक्शन वी वेलोसिटी से, ठीक। दूसरा स्टोन इसने थ्रो किया सपोज करो डाउनवर्ड डायरेक्शन वी वेलोसिटी से, ठीक, ठीक है, वी वेलोसिटी से। अब ये जब गिरेगा वेलोसिटी इसका बढ़ता जाएगा जी स्पीड से, मतलब जी एक्सेलरेशन से, और यहाँ जाके हिट किया तुम्हारा, ये मान लो ए है और ये बी है, ठीक है। बी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं, ए को वर्टिकली अपवर्ड और बी को वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ए है और ये बी है, ठीक। अब ये वी बी स्पीड से जो है हिट किया। व्हाट अबाउट स्टोन ए? स्टोन ए क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, कहीं जाके वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, वहां से टर्न लेगा, और टर्न लेने के बाद जब वापस यहाँ आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, इट विल बी सेम एज वी। आप कोई चीज थ्रो करिए वी वेलोसिटी से, जब वापस आपके हाथ में आएगा तो वी वेलोसिटी से ही आएगा, ठीक है। ये है कि थ्रो करते समय वेलोसिटी अपवर्ड था और जब हाथ में आया तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जब वापस इस पोजीशन पे स्टोन ए आएगा तो उसका वेलोसिटी वही रहेगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा जो थ्रो करते समय था। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं हम लोग, एयर फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं। तो जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, वापस जब आएगा इस पोजीशन पे तो डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आएगा ना, यहाँ पे कुछ देर बाद, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो वही रहेगा जो बी का वेलोसिटी शुरू में था, ठीक है। तो उसके बाद ए और बी का वेलोसिटी तो सेम ही, ये है कि कुछ टाइम बाद गिरेगा, ये पहले गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो टाइम तो पूछ नहीं रहा है। तो ये क्या किया आपने, वी से थ्रो किया तो जाके वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वी बी हो गया, वी बी वेलोसिटी से गिर गया, ठीक। अब जब ए को आपने ऊपर थ्रो किया वी वेलोसिटी से तो ऊपर जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, वी माइनस जी टी होगा, टाइम बढ़ेगा तो वी माइनस जी टी कम होता जाएगा, एक जगह जाके 0 होगा, वहाँ से वापस लौटेगा, ठीक है, वहाँ से वापस लौटेगा। तो वो वापस जब लौटेगा तो इस पोजीशन तक जब आएगा ना तो उसका वापस वेलोसिटी वी ही रह जाएगा, वी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इसका कुछ टाइम बाद वेलोसिटी इस पोजीशन पर जब आएगा तो इट विल बी वी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि बी का वेलोसिटी था इनिशियल, ठीक है। तो ये भी बढ़ते बढ़ते जब जाएगा तो ये जब वी ए से गिरेगा तो ये वी ए और वी बी बराबर ही रहेगा, ठीक है। ये वी ए और वी बी जो है बराबर ही रहेगा आपका, क्योंकि कुछ देर बाद ये भी तो यहाँ से क्रॉस जब कर रहा है तो उसका वेलोसिटी वही है जो बी का था, ठीक है। तो वी ए विल बी इक्वल टू वी बी, वी ए विल बी इक्वल टू वी बी, ठीक है। ये देखो, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होता है, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होता है ना, एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड, mg फोर्स लगता है ये हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। वेलोसिटी जो होगा पाथ के टेंजेंशियल होगा, वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल टू पाथ। जो कर्व है ना, पाथ जो है वो वेलोसिटी का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देता है।
एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स, एक्सेलरेशन जो फोर्स पर डिपेंड करता है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेल नहीं है, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर नहीं है। देखो ये हम थोड़ा सा दूसरे कलर से ड्रा करते हैं, क्लियर होगा। वेलोसिटी जो है ना आपका कुछ ऐसा है, देखो ये वेलोसिटी, यहाँ पे ये वेलोसिटी, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, तो परपेंडिकुलर नहीं है, इज नेवर परपेंडिकुलर एक्सेल, नहीं, ऊपर जब टॉप पोजीशन पे जाएगा ना जब ये, तो वेलोसिटी ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और ये जी एक्सेलरेशन वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हाइट, मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा तो वेलोसिटी जो होगा वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, और जी जो है वाई के पैरेलल है। तो एट द हाईएस्ट पोजीशन वेलोसिटी जो है उसको वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, द ओनली वेलोसिटी विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि एक्स के डायरेक्शन में है, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन एट वन इंस्टेंट ओनली, 2 इंस्टेंट में नहीं, 1 इंस्टेंट पे, सिर्फ 1 इंस्टेंट पे ही आपका ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा। इट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन एट वन इंस्टेंट ओनली, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में। ये देखो, 2 bullets are fired simultaneously horizontally with different speed from the same place. Which bullet will hit the ground first? देखो यार समझो एक चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन को तुम दो, you can see projectile motion as superposition of x motion and y motion. आप प्रोजेक्टाइल को आप देख सकते हैं एज सुपरपोजिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, मतलब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन, दो तरह से स्प्लिट कर सकते हो। जो एक्स मोशन जो है वो रेंज डिसाइड करता है, अलग अलग वेलोसिटी से अगर थ्रो करोगे आप, अगर अलग अलग वेलोसिटी से फायर करोगे, गन है मान लो, आप अलग अलग वेलोसिटी से फायर किए, तो ये कहाँ गिरेगा वो डिसाइड होगा। मतलब अगर हायर वेलोसिटी से फायर करोगे तो उसका रेंज हाई होगा, ये रेंज यहां हो गया, अगर हायर वेलोसिटी फायर करो तो यहां रेंज होगा। लेकिन जो टाइम, कितना टाइम बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। कितना टाइम बाद हिट करेगा वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये हाइट h है और अगर y डायरेक्शन में कोई शुरू में वेलोसिटी नहीं था तो दोनों ही केस में टाइम जो होगा वो 2h/g हो जाएगा। दोनों को ही हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने शूट किया है बुलेट को, तो वाई डायरेक्शन में शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं था, ठीक है। जब वाई डायरेक्शन में शुरू में वेलोसिटी नहीं हो जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस एंड t विल बी 2h/g फॉर बोथ ऑफ देम। हाँ, अगर किसी को मान लो हम लोग थोड़ा गन को ऐसे टेढ़ा करके शूट करते ना, उस केस में टाइम में फर्क हो जाता है, उस केस में वाई कॉम्पोनेंट हो जाता है, वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल दोनों का अगर हॉरिजॉन्टली तुम फायर किए हो तो वाई मोशन दोनों का सेम है, वाई मोशन में दोनों का ही इनिशियल वेलोसिटी 0 है वाई डायरेक्शन में, और दोनों में ही एक्सेलरेशन g हो रहा है, तो मोशन इन वाई डायरेक्शन फॉर बोथ द बुलेट इज गोइंग टू बी सेम एंड हेंस टाइम पीरियड विल आल्सो बी सेम। बट टाइम पीरियड इज डिसाइडेड बाय द वाई मोशन, टाइम पीरियड इज डिसाइडेड बाय द वाई मोशन, रेंज इज डिसाइडेड बाय द एक्स मोशन। तो जिसको ज़्यादा वेलोसिटी से फायर करोगे उसका रेंज हायर हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। लेकिन टाइम तो वाई मोशन पर डिपेंड करता है। वाई मोशन में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन फॉर बोथ द बुलेट्स आर सेम, एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स सेम, तो वो अर्थ से डिसाइड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ऑफ कोर्स दे विल हिट द ग्राउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। मतलब जो फास्टर है वो उसका रेंज ज़्यादा होगा और स्लोअर का रेंज कम होगा, लेकिन टाइम के बात अगर करें तो बोथ विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ठीक है, बोथ आर गोइंग टू हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ओके, ये देखो, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज 50 मीटर, इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एंगल 45 डिग्रीज, रेंज विल बी, फार्मूला बेस्ड है। देखो रेंज जो होता है वो u² sin 2θ/g होता है। So when theta is 15 degree, your range is going to be what? u² sin 30/g. That is u²
2g, साइन 30 इज 1/2, ठीक है। और अगर थीटा 45 होगा, द रेंज इज गोइंग टू बी व्हाट, साइन ये कितना हो जाएगा 45 होगा तो ये 90 हो जाएगा, मतलब u स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, यानी जो R2 है वो ट्वाइस ऑफ R1 है, R2 जो है वो ट्वाइस ऑफ R1 है। तो R1 अगर 50 है तो R2 आपका 100 हो जाएगा, रेंज इज गोइंग टू बी 100, रेंज जो है 100 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये देखो, two projectile A and B are projected with angle of projection 15 degree for projectile A and 45 degree for projectile B. R1, RA and RB are the RB होगा ये, are the horizontal range for two projectile. Then देखिए ऐसा है ना कि अभी यही क्वेश्चन किया हम, अगर दोनों का स्पीड अगर सेम रहता, ठीक है, और तो उस केस में तो R2 RB जो था ट्वाइस ऑफ R1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ना स्पीड का कुछ हिसाब किताब नहीं दिया है, क्योंकि रेंज जो है ना, मतलब अगर RA का बात करें, इट इज u स्क्वायर बाई जी या UA स्क्वायर बाई जी, 2g आ रहा है ना, अभी किए थे ना 15 डिग्री का, 15 डिग्री का अभी किए थे, यह था u स्क्वायर बाई 2g। और RB जो है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, ठीक है। अब UA और UB का तो इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं, हमारे पास UA और UB का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ना, किस वेलोसिटी से फायर किया है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं ना, कुछ कह नहीं सकते हैं, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट डिसाइड RB। जब तक UA और UB का रिलेशन नहीं देगा ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, a river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. A man on the south bank capable of swimming at 10 meter per minute is in the still water want to swim across the river in shortest time. रिवर वाला प्रॉब्लम देखो हम करवाए हैं उसमें, सॉल्व वाले में, उसको जरूर देखिए आप, यहाँ पे है, ये साउथ बैंक है, नॉर्थ बैंक है। रिवर जो है वो, रिवर का वेलोसिटी नहीं दिया, कोई बात नहीं, 5 मीटर ये दे, ठीक। अब मैन जो है 10 मीटर पर मिनट ट्रेवल कर सकता है, मिनट है ये, तो रिवर का वेलोसिटी तो इनहेरिट करेगा ही। अब बोल रहा है ही वांट टू स्विम इन शॉर्टेस्ट टाइम। भाई अगर शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना चाहते हो ना, ये मान लो एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, आपका जो वेलोसिटी होगा ना, मैन का वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो मैन का होगा, ऐसे लिखते हैं इसको, रुको, जो मैन का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू रिवर का वेलोसिटी जो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर तो क्लियर है, ये आपका 5i कैप है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन जो है उसका मैग्नीट्यूड तो पता है 10 मीटर पर मिनट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता है, डायरेक्शन ही निकालना है तुमको, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसका जो y कॉम्पोनेंट है ना, इसका जो y कॉम्पोनेंट है वो डिसाइड करेगा कि कितना फास्ट तुम ट्रेवल करोगे, बिकॉज इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो y कॉम्पोनेंट है दैट विल गिव यू द टाइम। इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो y कॉम्पोनेंट है वो टाइम, कितना टाइम लगेगा स्विम करने में, वो डिसाइड करेगा। तो अगर हम टाइम शॉर्टेस्ट चाहते हैं तो हमें इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब ये तो x डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा है, इसका तो रिवर का वेलोसिटी हम चेंज कर नहीं सकते। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में उस मैन का वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी नहीं है, मैग्नीट्यूड तो उसका स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है,
ठीक है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना बढ़िया तैराक है। लेकिन स्विमर के हाथ में डायरेक्शन जरूर है कि किस डायरेक्शन में हम स्विम करें। तो अगर आपको वाई डायरेक्शन मैक्सिमाइज करना है, वी वाई मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि टाइम शॉर्टेस्ट करना है, तो मैक्सिमाइज करना है तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपका वेलोसिटी है वो वाई में ही हो, जो भी वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में ही हो। ठीक है, यानी आप ड्यू नॉर्थ स्विम करिए, बिल्कुल एग्जैक्टली इन वाई डायरेक्शन स्विम करिए। एग्जैक्टली इन वाई डायरेक्शन स्विम करेंगे तो जो टाइम जो टेकन होगा वो चूंकि वाई पर डिपेंड करता है, वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, रिवर का वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो तो एक्स पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाके हिट करेंगे बैंक को। लेकिन कितने टाइम बाद, कितना टाइम लगेगा आपको, वो रिवर का वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसके वाई कॉम्पोनेंट पे डिपेंड करता है। रिवर का वेलोसिटी यूजुअली एक्स ही हो गया ना यार, रिवर का डायरेक्शन हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं या वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, तो रिवर का वेलोसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन, वाई जो कंपोनेंट होगा रिजल्टेंट का, वो जो मैन का वेलोसिटी है उसका वाई कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मैक्सिमाइज करना है तो मैन का जो वेलोसिटी है उसका वाई कंपोनेंट मैक्सिमाइज करो, और वो तभी मैक्सिमाइज होगा जब पूरा का पूरा वेलोसिटी ही वाई डायरेक्शन में होगा। यानी द मैन शुड ट्रेवल ड्यू नॉर्थ, मैन शुड स्विम ड्यू नॉर्थ। ठीक है, बिल्कुल पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो पूरा का पूरा जो 10 जो है ना वो वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और जो इतना मिनट हो जाएगा। ठीक है, वेयर डी इज दिस। ओके, इज इट क्लियर? चले आगे। इस तरह का प्रॉब्लम थोड़ा कॉमन रहता है। देखो क्या बोल रहा है, P and Q of inextensible string move downward with speed u. Pulley A and B are fixed. Pulley A and B are fixed. अच्छा, ये मान लो L है, मान लो Y है, तो U क्या है? U is basically dl by dt माइनस dl by dt कैसे, ये L घटता रहेगा ना, तो ये आपका U दे रखा है। तो जैसे जैसे P और Q को नीचे पुल करेंगे L घटेगा। ठीक है, तो L घटेगा तो dl by dt नेगेटिव होगा, तो U का अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो इस माइनस dl by dt। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है तुमसे, मास m का पूछ रहा है, स्पीड मास m का क्या होगा, माइनस dy by dt होगा। सॉरी, है ना, तो अब v और u को कोरिलेट करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, आप एक चीज ध्यान देना कि ये थीटा जो है ना तुम्हारा, ये हमेशा सेम नहीं रहने वाला है, थीटा इज वेरिएबल। लेकिन इस पोजीशन में पूछा है तुमको, इस पोजीशन में पूछा है, तो हमेशा ही एक चीज ध्यान दो, इस पूरे सिस्टम में देखो कि जब मोशन होगा तो क्या चीज सेम रहेगा हमेशा, ये चीज हमेशा सेम रहेगा, चाहे मास कितना भी ऊपर जाए, पी और क्यू जितना भी नीचे आए, ये आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये निकालो, ये क्या होगा बताओ, ये मान लो तुम्हारा कि सपोज करो R है, then this R is going to be what? R is going to be simply L square minus y square. R is, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया ना, R square is L square minus y square. So L square minus y square is going to be constant during the whole motion. ठीक है, अब जो है आप एक काम कर सकते हो, इसको डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, 2y dy by dt। ठीक है, अब ये आ जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ
एल और डी एल बाई डी टी क्या है, माइनस यू माइनस 2y और डी वाई बाई डी टी क्या है, माइनस वी, यानी दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी v इज गोइंग टू बी सिंपली l बाई वाई इंटू यू, और l बाई वाई क्या है बताओ, y बाई l क्या है, y by l is cos theta. So L by y is 1 by cos theta. So that means this is going to be u by cos theta. So V is u by cos theta. V is u by cos theta. ये हो जाएगा। तो देखो ध्यान देना है हमेशा, कई बार ना लोग ऐसे कर देंगे कि भाई ये u cos theta हो जाएगा, भी वो नहीं, थोड़ा ध्यान दो, जो चीज़ कांस्टेंट है ना वो निकालो पहले, क्योंकि कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये नहीं चेंज होगा, आर इज नॉट गोइंग, कोई पुली भी फिक्स है, ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो क्योंकि दोनों रस्सी पुल हो रहा है ना, दोनों रस्सी इक्वली छोटा हो रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा, तो आप वो निकाल दो और उसका फिर डेरिवेटिव ले लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। थीटा भी वेरिएबल है यहाँ पे, ध्यान रखो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा थीटा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये देखो पूरा ऑब्जेक्टिव 1 था, इसी ऑब्जेक्टिव 1। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 भी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 2 में देखो एक से अधिक करेक्ट होगा, मतलब चारों भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और कई बार देखो सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, तो सिर्फ एक करेक्ट भी हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है। तो आप मोर देन 1 करेक्ट एज्यूम करके चलिए कि मोर देन 1 करेक्ट इसमें हो सकता है, तो इसको ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा मल्टीपल, जो मोर देन 1 करेक्ट आंसर वाला होता है, MSQ बोलते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, या और कुछ और नाम से बोलते होंगे, बट उसमें एक से अधिक करेक्ट आंसर होते हैं, ये खतरनाक होता है थोड़ा, क्योंकि 4 में से अगर मान लो 2 सही हो गया और एक और मिस कर गया आपका और वो सही नहीं किए तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। तो सारा ही अगर टिक करेंगे, पार्सल मार्किंग नहीं होता है इंडिया में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और SC वर्मा का देखो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, मतलब ऑब्जेक्टिव 1 भी और ऑब्जेक्टिव 2 भी, दोनों ही मतलब सेक्शन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में देखो शुरू के क्वेश्चन इजी हैं, बट आगे फिर अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। ये देखो क्वेश्चन, कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस कवर्ड इज 0, एवरेज स्पीड इज 0, एवरेज वेलोसिटी इज 0। देखो मिनट हैंड का अगर बात करें तो 1 घंटे में जो मिनट हैंड है पूरा एक सर्किल घूम जाता है। अगर टिप ऑफ द मिनट हैंड मतलब मिनट वाला जो सुई होता है, मिनट वाला जो सुई होगा उसका जो पहले का क्लॉक का बात कर रहा है, एनालॉग क्लॉक जो होता था, अब तो मोस्टली डिजिटल क्लॉक यूज हो रहा है, बट अभी जो बहुत हाई फाई जो ब्रांडेड क्लॉक आता है उसमें अब सुई वाला क्लॉक अभी भी होता है। तो सुई वाला क्लॉक में देखो जो मिनट है ना, मिनट वाला सुई जो है वो 1 घंटा में पूरा चक्कर लगा लेगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो पूरा एक राउंड मार लेगा, एक राउंड मार लेगा। मतलब जो टिप ऑफ द मिनट हैंड सुई का जो आगे वाला ऐसा नोक जो होता है वो पूरा एक सर्किल मूव कर जाता है। जब एक सर्किल मूव कर जाएगा तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस कवर 0 नहीं है, डिस्टेंस कवर तो 2πr हो जाएगा, सर्कमफेरेंस के बराबर, जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट किया है उसका सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें देन डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0, डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। और उस केस में आपका एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 तो समझ में आ ही रहा है हम लोग को, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच गया, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रहा है, तो यू डोंट हैव एनी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस कवर्ड इज 0 नहीं, डिस्टेंस कवर्ड इज 2πr। एवरेज स्पीड भी 0 नहीं रहेगा, एवरेज स्पीड वुड बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2πr अपॉन टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी 0।
तो इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। देखो मल्टीपल जो करेक्ट आंसर जो होता है उसमें चारों ऑप्शन देखना पड़ता है। जो सिंगल करेक्ट है उसमें तो कोई एक सही मिल गया तो बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, इसमें आपको चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एज दिस, इनिशियल वेलोसिटी इज u। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0। ये ध्यान दो, ये 2 सेकंड है, s इज सेकंड, मतलब लिखने की जरूरत नहीं था, t-2 और t-2 स्क्वायर भी लिखता तो सही रहता। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो, क्या आएगा बताओ? अच्छा वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है तुमको, तो वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी निकालना तो आता ही है हम लोग को। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt हो जाएगा, ये u तो कांस्टेंट है, ठीक है, u कांस्टेंट है, तो हम लोग ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2u, नहीं t इक्वल टू 0 पे, सॉरी, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये u हो गया। ठीक, अच्छा अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी हो गया। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv बाई dt, जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, ये तो u है, कांस्टेंट है, ये 2a हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी इज t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इट विल बी u माइनस 4a। इनिशियल वेलोसिटी u नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जो है u नहीं है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2a है, a डैश कर दो, ठीक है, एक्सेलरेशन इज a, नहीं ये भी गलत, एक्सेलरेशन इज 2a, हाँ ये सही है, ये सही है, एक्सेलरेशन इज 2a। At t equals 2 सेकेंड द पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, 2 सेकेंड यहाँ पुट कर दो, t इक्वल 2 सेकेंड यहाँ पुट कर दो, t इक्वल 2 सेकेंड यहाँ पुट कर दो, क्या आएगा? x इज 0। ठीक है, x एक्सिस से मूव कर रहा है और t इक्वल 2 सेकेंड पे x 0 है, इसका मतलब कि एट 2 सेकेंड पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, एट 2 सेकेंड पार्टिकल इज एट ऑरिजिन x। ठीक है, तो c और d करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको x दे रखा है, वहां से आप ध्यान दीजिए, कई बार ना हबड़ा के लोग ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हाफ ये फार्मूला नहीं है, अलग है। ठीक है, हाँ, तो जो भी x दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो v निकल जाएगा, v का डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, v का डेरिवेटिव ले लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो c और d जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा एक चीज और समझिए, जो अभी जस्ट 11वीं क्लास में गए होंगे, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि d बाई डी टी ऑफ टी एन इज, ठीक है, अगर कुछ ऐसा भी दिया रहेगा ना, फिर a इज कांस्टेंट, तो ये सिंपली ये हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां यूज किया हमने, कोई कांस्टेंट a है तो इस तरह से लिख देंगे। ओके, यही यूज किया हमने यहाँ पर, t माइनस ए स्क्वायर है तो ट्वाइस ऑफ t माइनस ए हो गया, a इज 2 सेकेंड, t माइनस a इज कैन बी एनीथिंग, a कैन बी एनी कांस्टेंट, a कैन बी एनी कांस्टेंट, यहाँ कंफ्यूज मत होइए, ये a और इस सबसे, ठीक है, इसको b कर दो, ठीक है, b कर दो जैसे, फिर b इज एनी कांस्टेंट, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये तो 12th क्लास के जो बच्चे होंगे उनको तो पता होगा, ठीक है, 11th क्लास जो अभी जस्ट घुसे हैं 11वीं में, उनको थोड़ा सा ये सब नया चीज़ है। ठीक है, आगे चलें, ये क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा देखो एक चीज समझो, ये सही है, कुछ सही है, एवरेज आप अगर वो लेक्चर वगैरह देखे होंगे मेरा पहले का, जैसे कोई पार्टिकल मान लो ए से बी तक गया,
मान लो ये पाथ लिया, ठीक। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? लेंथ ऑफ दिस पाथ अपॉन टोटल टाइम। ए से बी के बीच में अगर एवरेज स्पीड का बात करें तो एवरेज स्पीड वुड बी लेंथ ऑफ दिस पाथ अपॉन टाइम, ठीक। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी वुड बी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी विच इज स्ट्रेट लाइन पाथ, तो स्ट्रेट लाइन पाथ जो है डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन पाथ, टोटल डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ द curve which is traced by the particle, length of the curve which is traced by the particle। तो ये तो हमेशा ही इससे बड़ा होगा ना। कोई भी कर्व ए और बी को ज्वाइन कर रहा है तो वो कर्व का लेंथ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है उससे बड़ा होगा, ठीक है। यानी जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा ही एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? जब वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ के अलाउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कभी भी लेस नहीं हो सकता फॉर ए गिवन इंटरवल। वो एवरेज स्पीड जो है कभी भी लेस नहीं हो सकता। वही लिखा है, इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये सही आंसर है, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच dv by dt इज नॉन जीरो बट dv by, अच्छा ठीक है। ये क्या है? देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है ना, instantaneous speed is basically the magnitude of instantaneous velocity। लिख दे, instantaneous speed is इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका अगर बेस्ट अगर एग्जांपल आपको हम दें देन इट वुड बी ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं, व्हेन यू आर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस केस में क्या है? आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। उस केस में ये ले लेते हैं, ये ब्लैक कर लेता है, ये वेलोसिटी है, उसका ये वेलोसिटी हो जाएगा, उसका ये वेलोसिटी, उसका ये वेलोसिटी हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बदलता रहेगा। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात कर रहा है, आगे पढ़ना है, ठीक है। कई चीज़ देखो यहाँ पे सवाल पूछ दिया है, उसको आगे पढ़ना है हम लोग को। अभी जैसे जो 11th क्लास में गए होंगे उनको क्या कहाँ ये सब एग्जाम्पल मिल पाएगा। आगे पढ़ेंगे तो वो ये सब फिर ज़्यादा क्लियर होगा। बट क्वेश्चन आ गया है तो करना हम लोग का फर्ज है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। डायरेक्शन चेंज होता रहता है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। व्हेन वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग इट इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वुड बी नॉन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव इज नॉन जीरो। वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। तो वेलोसिटी का बदल रहा है तो उसका वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव लोगे तो वो जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी का चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। तो अगर कोई एक भी चेंज हो रहा है मतलब वो वेक्टर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो नॉन जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी सही है। सॉफ्टवेयर हमको ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो इन ए टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो। बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो इन ए टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन एन इंटरवल। हो सकता है। ये सर्कुलर मोशन का ही केस देख लो। अगर मान लो पार्टिकल यहाँ से चालू करता है,
ठीक है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से चालू करता है, अब पूरा एक साइकिल घूम के वापस यहीं आ जाता है। अब देखो कहीं भी वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी बोलोगे तो जीरो है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ए से स्टार्ट किया, अब वापस ए पे आ गया, तो जहाँ पे पार्टिकल एक लूप में मूव कर रहा है, एक लूप में मूव कर रहा है, स्टार्ट किया और वहीं घूम घाम के वहीं पहुँच जा रहा है, तो वैसे केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी कहीं भी जीरो नहीं है, वेलोसिटी कहीं भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो सी वाला सही है, सी वाला सही है। अब डी देखो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पार्टिकल और उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन जीरो इन अ टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो। नहीं भैया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एवरेज वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ए से बी तक मूव किया है, कहीं पे ए से मूव किया है और कहीं वापस टर्न लिया है और टर्न लेके वापस ए पे आया है, तभी ना एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। एवरेज वेलोसिटी जीरो, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एवरेज वेलोसिटी जीरो है। एवरेज वेलोसिटी जीरो का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो तभी होगा जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अलाउ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलाउ, और कहीं गया और कहीं से टर्न लिया और टर्न लेके वापस अपनी जगह पे आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे टर्न लेगा वहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जीरो होगा ना। टर्न लेने का मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी घटता गया, यहाँ पे जाके जीरो हुआ और वहाँ से टर्न ले लिया, मतलब वहाँ से टर्न ले लिया। तो जहाँ पे टर्न लेगा वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाए। ऐसे एक केस लेते हैं हम, मान लो कि जैसे यहाँ से कोई बॉडी को हमने वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अब बीच में फ्रिक्शन है, उसके ऐसे डी एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फ्रिक्शन, नहीं कुछ और मान लो हो सकता है, होगा पेंडुलम टाइप का केस है कि ये जा रहा है और डी एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे सिंपल एक केस देता है तुमको, से पेन है, इसको तुम ऊपर फेंक दो, ऊपर एक वेलोसिटी दे दो 10 मीटर पर सेकंड का, तो क्या होगा? पेन ऊपर जाता जाएगा, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है तो पेन का वेलोसिटी घटता जाएगा, एक जगह जाके जीरो हो जाएगा, अब वहाँ से टर्न लेके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे जीरो हुआ है वहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए जीरो हुआ ना, वहाँ पे जो वेलोसिटी है एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है ना कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज जीरो इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर जीरो, नहीं नेवर जीरो नहीं होगा, नेवर जीरो नहीं, एक जगह जाके जीरो होगा, एक जगह जाके जीरो होगा। देखो एक और ब्रैकेट में वर्ड लिखा है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज नॉट अलाउड, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज नॉट अलाउड। देखो क्या, क्यों ये वर्ड इंपॉर्टेंट है? यहाँ बोल रहा है जैसे हम कहें ना कि यहाँ से जा रहा एक जगह टर्न लेगा, और टर्न लेगा तो वेलोसिटी उस पॉइंट पे जीरो होगा। अगर जीरो नहीं होगा ना, आप अगर सोचो कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और एकदम से 10 मीटर पर सेकेंड इधर गया और एकदम से टर्न लिया तो 10 मीटर पर सेकेंड वापस भी ऐसे ही हो गया, मतलब वेलोसिटी शुरू में 10 है, ठीक है, और जो टर्न लिया तो वेलोसिटी -10 हो गया, क्योंकि टर्न लेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो हम कहें कि इनिशियल वेलोसिटी 10 आई कैप है और टर्न लिया, अब जो टर्न लेने के जस्ट बाद वेलोसिटी -10 आई कैप हो गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इसका मतलब हुआ कि एक इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे आपने टर्न लिया उस इंस्टेंट पे इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आपके अंदर हुआ। क्यों? क्योंकि आप जैसे यहाँ से गए 10 आई कैप, ठीक है, एकदम से टर्न ले लिए -10 आई कैप, ठीक, या -10 नहीं -8 ही कर लो, -5 ही कर लो, जो भी कर लो, ठीक है, मतलब फाइनाइट वेलोसिटी यहाँ पे है और उस फाइनाइट वेलोसिटी के साथ आपने टर्न ले लिया, मतलब यहाँ से 10 आई कैप, यहाँ पे वेलोसिटी 10 आई कैप है या 2 आई कैप, 3 आई कैप, जो भी फाइनाइट नंबर है, ठीक है, और जो टर्न लिया उसके जस्ट बाद ही फाइनाइट वेलोसिटी है, पहले भी फाइनाइट वेलोसिटी है मतलब नॉन जीरो वेलोसिटी है, और टर्न लेने के बाद भी एक नॉन जीरो वेलोसिटी है। उस केस में क्या होगा?
उस केस में जो डेल्टा वी हो जाएगा का वो वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। मान लो टर्न लेने के जस्ट पहले 10 आई कैप हुआ और टर्न लेने के जस्ट बाद माइनस 10 आई कैप हो गया, इसका मतलब क्या होगा, माइनस 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप माइनस 20 आई कैप, ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ। ठीक, और टाइम टेकन कितना हुआ, टाइम टेकन टू 0। टर्न लेंगे तो भाई धीरे धीरे थोड़ी टर्न लेगा, मतलब कोई सर्कुलर मोशन थोड़ी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ तो फटाक से टर्न ले लेगा ना। ठीक है, तो उस केस में आपका टाइम टेकन 0 हो जाएगा। तो डेल्टा वी इज फाइनाइट एंड डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि उस इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, लेकिन यहां बोल रहा है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन अलाउ नहीं करेंगे तो ऐसे केस में वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे जाके 0 होगा, वहां से टर्न लेगा। जैसे ये केस है, ये ऊपर फेंक दिया, धीरे धीरे वेलोसिटी घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, जाके एंड पे जहाँ पे रुकने वाला वहाँ 0 हो गया वेलोसिटी, और वहाँ से वापस टर्न ले लिया, फिर 0 से बढ़ता गया वेलोसिटी। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आप अलाउ नहीं करते हैं, उस केस में ये रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस विल बी इनकरेक्ट, दिस विल बी इनकरेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए और कहीं पे भी वेलोसिटी 0 ना हो, कहीं पे भी वेलोसिटी 0। जहाँ पे टर्न लेगा, कि टर्न लेना जरूरी है तभी एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। कि एवरेज वेलोसिटी 0 करने का मतलब कि ओवर अ टाइम इंटरवल योर डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 स्ट्रेट लाइन पाथ में तभी होगा जब आप कहीं ना कहीं टर्न लेंगे। ठीक है, और टर्न अगर फाइनाइट वेलोसिटी पहले और फाइनाइट वेलोसिटी बाद में रहेगा, उस केस में डेल्टा वी नॉन जीरो रहेगा और डेल्टा टी जो है टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। उस केस में इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है, जो कि अलाउ नहीं है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, बट सर्कुलर मोशन का भी नॉलेज नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ओके। ये देखो, ऑब्जेक्ट में है वेरिंग स्पीड विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, वेरिंग स्पीड विदाउट वेरिंग वेलोसिटी। भाई ये देखो, वेलोसिटी इज स्पीड, स्पीड जैसे कोई भी वेक्टर को ना we write as magnitude and unit vector. A vector is written as the magnitude, which is always positive, and the unit vector in that direction. Vector is always written as is magnitude into unit vector in the direction of A. तो ऐसे ही velocity को हम लोग लिखते हैं magnitude into unit vector in the direction of velocity. और ये जो magnitude है ये speed है। ठीक है, तो स्पीड वेरी करेगा तो वेलोसिटी वेरी करेगा, अगर ये वेरी करेगा तो वेलोसिटी वेरी करेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बदलेंगे, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ए तो इनकरेक्ट है तुम्हारा, ए इज इनकरेक्ट। वेरिंग वेलोसिटी विदाउट वेरिंग स्पीड, हाँ ये होता है सर्कुलर मोशन। एग्जांपल देखें हम लोग, सर्कुलर मोशन में स्पीड वेलोसिटी वेरी कर रहा है, स्पीड वेरी नहीं कर रहा है। एन कैप चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। एन कैप चेंज होगा, ये चेंज नहीं हो रहा है, वी चेंज होता रहेगा। भाई देखो, वेलोसिटी कब वेरी करेगा, या तो ये वेरी करे या ये वेरी करे या दोनों वेरी करे। तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन हमेशा चेंज होता जा रहा है और ये नहीं चेंज हो रहा है। जैसे सर्कुलर मोशन इज नाइस एग्जाम्पल, तो ये ठीक है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, non-zero acceleration without varying velocity, non-zero acceleration, नहीं, अगर वेलोसिटी वेरी नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन भी क्यों होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन नथिंग बट if this is constant, acceleration will be 0. If this is constant, acceleration will be 0. ये गलत है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट वेरिंग स्पीड, हाँ ये हो सकता है। फिर देखो, स्पीड जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटर मोशन है और उसमें स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर स्पीड कांस्टेंट है। सर्कुलर मोशन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है हमेशा, तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है v²/r इनवर्ड डायरेक्शन में, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है विदाउट वेरिंग स्पीड, ये ठीक है। B and D will be correct. Circular motion is a nice example.
सर्कुलर मोशन में देखो स्पीड सेम रहता है और वेलोसिटी चेंज होता रहता है, एक्सेलरेशन होता है, स्पीड सेम रहता है, स्पीड इज कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन बहुत जल्दी पढ़ना है हम लोग को आगे, ठीक है, अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे। आगे चलिए, ये देखिए, mark the statement for a particle going on a straight line. If the velocity and acceleration has opposite sign, object is slowing down. Yes, velocity acceleration अगर opposite direction में होगा तो speed slow down हो जाएगा। मतलब velocity के opposite direction में acceleration है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है स्लो डाउन हो रहा है। जैसे ये देखो ऊपर थ्रो कर दिया, ठीक है, अब वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसका स्पीड धीरे धीरे घटता जाता है, ठीक है, स्लो होता जाता है, तो ये तो सही है, ठीक है। इफ द पोजीशन वेलोसिटी इज ऑपोजिट साइन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ऑरिजिन, ये चेकअप है। अगर मान लो इधर जा रहा है पार्टिकल, ठीक है, तो नहीं इधर तो सॉरी, पोजीशन और वेलोसिटी ऑपोजिट साइन का बोल रहा है ना, मतलब पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो पोजीशन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, तो बॉडी ऑरिजिन की तरफ आ रहा है। यहाँ भी चेक करो, यहाँ पे पोजीशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस केस में भी बॉडी ऑरिजिन की तरफ आ रहा है, देख लो ना, एक्स एक्सिस के अलावा मान लो मोशन है, यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पोजीशन वेलोसिटी इज ऑपोजिट साइन, यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उस केस में देखो ऑरिजिन की तरफ आ रहा है। अगर पोजीशन इधर ले लें हम लोग तो पोजीशन नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, और वेलोसिटी को उल्टे डायरेक्शन में ले लिया हमने, पोजीशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव ले लिया, उस केस में हम देख रहे हैं कि ऑरिजिन की तरफ आ रहा है, तो ये सही है। बात समझ रहे हैं? अगर पोजीशन वेलोसिटी ऑपोजिट साइन का है, ठीक है, तो उस केस में आपका स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव कर रहा है, आप पोजीशन और वेलोसिटी अगर ऑपोजिट साइन का है तो उस केस में ऑब्जेक्ट ऑरिजिन की टुवर्ड्स मूव कर रहा है, देख रहे हैं हम लोग, यहाँ दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, तो ये भी सही है। इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी जीरो, नहीं, नॉट नीडेड। आप यही पेन है, थ्रो करो ऊपर, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑलवेज जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन हमेशा ही जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहीं पे भी, लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है जहाँ वेलोसिटी जीरो हो रहा है, एक समय आ रहा है जहाँ वेलोसिटी जीरो हो रहा है, टॉप पोजीशन पे जब रीच कर रहा है तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटते घटते एक समय जीरो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन अभी भी जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन इज जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो ये सी गलत है तुम्हारा, सी गलत है। एग्जाम्पल से ही इसको किया जा सकता है जी, एग्जाम्पल से ही हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। If the velocity is zero for a time interval, acceleration is zero at any instant within the time interval. If velocity is zero for a time interval, मतलब एक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी जीरो है हर जगह पे, तो एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी पूरे टाइम इंटरवल में जीरो है या कांस्टेंट भी है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा किसी भी इंस्टेंट पे। मान लो मतलब t1 से लेके t2 तक जो वेलोसिटी है जीरो है या कांस्टेंट भी है, ठीक है, उस केस में हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, उस केस में हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये सही है। सो ए बी डी इज करेक्ट आंसर, ए बी डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ए बी डी जो है करेक्ट है, ओके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी है दैट इज जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जो है जीरो है, रेस्ट पे, बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो, एक्सेलरेशन टी इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो, नहीं जरूरी नहीं है भाई, देखो अगर जैसे पेन है, अभी इसका वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, छोड़ेंगे, मान लो टी इक्वल टू जीरो पे इसको छोड़ दिया, टी इक्वल टू जीरो पे छोड़ देंगे तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो जीरो रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन इमीडिएटली जी हो जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जी, राइट, द इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, द वेलोसिटी विल बी जीरो but acceleration will be equal to g. The moment I release it, u is zero, but acceleration is g. Acceleration is g. तो ये गलत है, acceleration t
टी इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो, ये गलत है। मतलब मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, मतलब मस्ट बी जीरो गलत है। मस्ट बी जीरो मतलब हो गया कि हर केस में जीरो होगा, हमेशा ही जीरो होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है, द एक्सीलरेशन टी इक्वल टू जीरो मे बी जीरो। हाँ ठीक है, जैसे पेन है तुम्हारा, अभी क्या है वेलोसिटी, मान लो टी इक्वल टू जीरो अभी है, तो वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सीलरेशन भी जीरो है, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम में बॉडी रहेगा, और इक्विलिब्रियम में भी जरूरी नहीं कि रेस्ट पे रहे, इक्विलिब्रियम में मान लो रेस्ट पे है और इक्विलिब्रियम में, रेस्ट पे है और इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में वेलोसिटी भी जीरो रहेगा टी इक्वल टू जीरो पे, और एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा। तो ये सही है तुम्हारा, मे भी जीरो ठीक है, मस्ट भी जीरो गलत है। मतलब मस्ट भी जीरो का मतलब हो गया कोई ऐसा केस नहीं होगा जहाँ पे वी इज जीरो बट ए इज नॉट जीरो, ऐसा, बट ऐसा केस हो सकता है। जैसे यही पेन को जैसे ड्रॉप किया तो टी इक्वल टू जीरो, यू इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज जी, तो ए वाला गलत है, बी सही है। और देखो, इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड, द स्पीड इज ऑल्सो जीरो इन दिस इंटरवल। देखो शुरू में वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, और 0 से 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन भी जीरो है, 0 से 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन भी जीरो है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो वेलोसिटी है वही रहेगा, एक्सेलरेशन भी जीरो है। इसका मतलब है कि 0 से 10 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि जो वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पे है वही वेलोसिटी टी इक्वल टू 10 सेकेंड तक कंटिन्यू करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर जीरो रहेगा 0 से 10 सेकेंड तक, स्पीड भी जीरो रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो रहेगा, तो ये आपका सही है, इज ऑल्सो जीरो इन दिस इंटरवल, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड इज जीरो फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड, इफ स्पीड इज जीरो फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड, स्पीड जीरो तभी रहेगा जब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, स्पीड जीरो तभी रहेगा जब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, तो ये भी सही है। तो बी सी डी इज करेक्ट आंसर, बी सी डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है जी, क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत हो आप हमेशा कमेंट में पूछिए, हम बताएंगे आपको, ठीक है। टाइम रहता है, मतलब वो बीच में कहीं ट्रेवल करते हैं तो देखते रहते हैं, तो उसमें कोई कमेंट आएगा तो रिप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ ठीक है ना, आगे चलें। ये देखो अगला क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड। हाँ ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड होता है, एवरेज में सही नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी इज नॉट एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं होगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये हम पहले पढ़ाए भी हैं कि स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल इज नॉट इज इक्वल टू, नहीं ये गलत है, अभी जब डिस्कस कर रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल, ये गलत है। देखो देखो हमेशा ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है ना, वो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट डिफाइन होता है कि टी इक्वल टू 10 सेकेंड में क्या वेलोसिटी है, टी इक्वल टू 11 सेकेंड में क्या वेलोसिटी है। जैसे मान लो कोई बॉडी मूव कर रहा है, सपोज करो बॉडी मान लो ऐसे मूव कर रहा है, और हमें मान लो चाहिए कि ये मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, या सपोज करो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, या एक्स वाई ये कर्व है, सपोज करो ये, इसको एक सेकंड रुको, ये किसी ने ना इसका थिकनेस कम कर दिया है। अच्छा देखो, जैसे मान लो इस कर्व पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, इस कर्व पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक, मान लो टी को टी टाइम पे यहाँ पे है, तो टी टाइम पे अगर तुमको निकालना हो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप क्या करेंगे, डी टी इंटरवल में, टी प्लस डी टी टाइम पे यहाँ होगा, तो डी टी इतना छोटा रहेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा, अगर जैसे सपोज करो डी टी ना लेके डेल्टा टी लें, सपोज करो डी टी ना लेके हम डेल्टा टी लेते हैं, समझने की कोशिश करना, ये पहले भी हम बताए हैं पर फिर बता रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा कर्व चेंज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझाने के हिसाब से बढ़िया कर्व नहीं, ये कर्व है मान लो, ठीक है, इस कर्व के अलॉन्ग बॉडी मूव कर रहा है, सपोज करो, ठीक है। अब मान लो
टी इक्वल टू टी टाइम पे बॉडी यहां है और टी प्लस डेल्टा टी पे बॉडी यहां है, ठीक, टी प्लस डेल्टा टी पे बॉडी यहां है। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम वुड बी लेंथ ऑफ दिस कर्व फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। मान लो बॉडी पॉइंट पी पे है टी टाइम पे और डेल्टा टी टाइम बाद जो बॉडी है वो क्यू पॉइंट पे है, क्यू पॉइंट पे है। तो उस केस में डेल्टा टी टाइम इंटरवल में व्हाट वुड बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस ट्रेवल वुड बी सिंपली द लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम पी टू क्यू, length of curve from P to Q, length of curve from P to Q. So this is going to be the distance, length of curve from P to Q. Upon total time, this is total distance traveled during delta T time. Upon total time, that's going to be your average speed. ये हो जाएगा आपका average speed. Average एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा जो यहां से हमने ये मान लो इनिशियली ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये होगा, दिस इज गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है और Q का पोजीशन वेक्टर R डैश है, ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम वुड बी सिंपली गिवन बाय वुड बी डेल्टा R इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसको ऐसा करो ना, RP और RQ कर दो, ये हो जाएगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना दैट वुड बी सिंपली ये डेल्टा आर हो जाएगा आपका। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू, whereas distance is length of the curve from P to Q. Distance होगा that is equal to length of the curve from P to Q, whereas displacement is length of the chord from P to Q. So length of curve will always be greater than length of the chord. Length of curve will always be greater than or equal to the length of chord. अगर straight line path में travel करेगा उस केस में लेंथ ऑफ कॉर्ड डेल्टा आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व होगा। उस केस में एवरेज स्पीड ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम वुड बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम, ठीक है। बट इन जनरल योर एवरेज वेलोसिटी वुड बी लेस देन एवरेज स्पीड इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन ए कर्व विच इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये समझ पा रहे हैं आप कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। देखो एवरेजिंग इज डन ओवर ए इंटरवल, एवरेजिंग हमेशा ही इंटरवल के ऊपर करते हैं, और जो स्पीड और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम टी पे डिफाइन होता है, इंस्टेंट पे डिफाइन होता है। तो किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो? जिस इंस्टेंट वेलोसिटी डिफाइन करना है आपको टी टाइम पे डिफाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग डी टी टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग डी टी टाइम। मान लो डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी गोज वेरी स्मॉल, इफ डेल्टा टी गोज वेरी स्मॉल, आप डेल्टा टी को छोटा, हमने ना ये पढ़ाया है पहले भी, देखो आप ना उसको देखना सारा जो है। अगर डेल्टा टी छोटा करेंगे हम तो क्या होगा, Q विल कम क्लोजर टू P। ये तो डेल्टा टी टाइम में P से Q गया ना, अब डेल्टा टी छोटा करोगे तो Q जो है वो P के क्लोजर आएगा। P के जब क्लोजर आएगा तो P से Q का जो लेंथ ऑफ P से Q तक का डिस्टेंस होगा, P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, उनके बीच में डिफरेंस भी कम होता जाएगा। जितना ये डेल्टा टी हाई होगा उतना वो Q P से दूर रहेगा, ठीक है। तो P डेल्टा टी हाई रहेगा तो Q P से Q तक का जो डिस्टेंस है, अब P से Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस
दोनों में गैप ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे डेल्टा टी छोटा करेंगे आपका क्यू नज़दीक आता जाएगा। क्यू जब नज़दीक आएगा तो जो डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वो घटता जाएगा। डेल्टा टी कम करते 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 एकदम छोटा कर दो, इनफाइनेटसिमली स्मॉल कर दो, इनफाइनेटसिमली स्मॉल कर दो। इनफाइनेटसिमली स्मॉल करोगे तो Q will tend to P. Q will tend to P, and in that case your delta R, the magnitude of delta R would be equal to the magnitude of delta R. Delta R को आप dr बोलते हैं। When delta t dt becomes very small, when delta t becomes very small, delta t tends to dt, and in that case जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल सिंपली इक्वल टू लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग dt टाइम। मतलब अगर डेल्टा टी को बहुत स्मॉल कर दोगे, इनफाइनेटसिमली स्मॉल कर दोगे, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग dt टाइम वुड बी सिंपली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट विच इज कवर्ड इन dt टाइम। ठीक है, समझ लो क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे जैसे आप डेल्टा टी घटाते जाते हैं, P से Q तक के बीच में जो डिस्टेंस है, अब P से Q के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कम होता जाता है। डेल्टा S और डेल्टा R का जो मैग्नीट्यूड है उनके बीच में गैप कम होता है। देखो जो कर्व का लेंथ है और जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ है वो करीब करीब बराबर होता जा रहा है। डेल्टा टी और छोटा करोगे तो और देखो बिल्कुल कर्व और जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएगा। डेल्टा टी जब इनफाइनेटसिमली स्मॉल कर दोगे तो ये बिल्कुल ही इक्वल हो जाएगा। एंड इन दैट केस दिस इज बेसिकली वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड और जो स्पीड है इज गोइंग टू बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दिस विल सेम एज, because you know dr vector is same as ds, right? dr vector का मैग्नीट्यूड जो है वो ds के बराबर है। इसके लिए dt तो स्केलर है, वेक्टर तो ऊपर ही है। ठीक है, तो ये समझ पे आ रहा है आप? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल इज नॉट equal, may not be equal to the average speed in that interval. It will be equal only when your the path which is travel, the जो कर्व ट्रेस कर रहा है पार्टिकल, अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा तभी ये इक्वालिटी रहेगा, अदरवाइज इन जनरल ये इक्वल नहीं रहेगा। इन जनरल ये इक्वल नहीं रहेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव सिचुएशन विच स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। अच्छा, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा भाई। देखो एवरेज का एक और फार्मूला होता है। देखो अभी तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम ऐसे बताते आ रहे हैं। उसको ना ऐसे भी लिखा जाता है। देखो देखो किसी भी क्वांटिटी का एवरेज इन जनरल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर एवरेज ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम निकालना चाहता है, एवरेज हमेशा ही ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम निकाला जाता है। एवरेज ऑलवेज फाउंड ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है और उसका तुम एवरेज निकालना चाहते हो, ए एवरेज ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए डी टी, where t is a time interval over which you want to find the average, where t is a time interval over which you want to find the average। ऐसी आप अगर स्पीड का एवरेज निकालोगे, स्पीड का एवरेज क्या होता है? ऐसे तुम क्या बोलते हो? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ऐसे लिखते हो ना जी। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? अगर मान लो टाइम, टोटल टाइम तुम्हारा t है, सपोज t is the total time, then what would be total distance? See, speed is given by ds by dt, right? So ds is what? v dt. So distance traveled during dt time is going to be integral v dt। ये क्या हो जाएगा?
समझ में आ रहा है कहाँ से फॉर्मूला? ये इन जनरल मैंने बताया आपको, ठीक है। एंड व्हेन दिस इज अप्लाई टू स्पीड इट कम्स लाइक दिस। मतलब ये लॉजिकली बैठ भी रहा है ना, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम जो है और ये जो है दोनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। ऐसे ही अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v dt अपॉन t। इन जनरल किसी भी क्वांटिटी के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू हैव सिचुएशन में स्पीड ऑफ पार्टिकल इज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। भाई देखो स्पीड जब जीरो होगा 0 से t तक तो उसका इंटीग्रल भी जीरो होगा। अगर इंटीग्रेंड जीरो होता है तो इंटीग्रल भी जीरो होता है। तो अगर स्पीड ही 0 से टाइम t तक जीरो होगा तो ये इंटीग्रल भी जीरो होगा, v एवरेज भी जीरो होगा आपका, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली जीरो है स्पीड 0 से टाइम t तक तो एवरेज भी जीरो होगा। अगर हम कहें कि 5 सब्जेक्ट है तुम्हारे, अब 5 सब्जेक्ट में तुम बिल्कुल जीरो पे आउट हुए हो, जीरो 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 नंबर है तुम्हारा 100 में से, तो एवरेज भी जीरो होगा। पूरे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट है वो एक रेंज है, इंटरवल जैसे टाइम इंटरवल यहाँ ले रहा हूँ, वहाँ सब्जेक्ट इंटरवल हो गया। अब सारे सब्जेक्ट में मान लो किसी का जीरो है तो ऑफकोर्स एवरेज भी जीरो होगा, एवरेज भी जीरो होगा, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल टू हैव सिचुएशन विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो बट एवरेज इज नॉट जीरो। तो ये गलत हो गया, दिस इज इनकरेक्ट। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू हैव सिचुएशन वेयर स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो बट एवरेज स्पीड इन इंटरवल इज जीरो। देखो स्पीड ऑफ पार्टिकल जीरो नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी नॉन जीरो। अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल नॉन जीरो है इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी नॉन जीरो हो जाएगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड नॉन जीरो होगा तो कभी भी आपका एवरेज स्पीड इंटरवल में जीरो नहीं होगा। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है, स्पीड नॉन जीरो है, इट मीन्स इट्स गोइंग टू कवर सम डिस्टेंस, इट्स गोइंग टू ट्रेवल सम डिस्टेंस, इट्स गोइंग टू ट्रेवल सम डिस्टेंस, ठीक है। तो उस केस में आपका एवरेज स्पीड जीरो होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर स्पीड नॉन जीरो है पूरे इंटरवल में देन योर एवरेज स्पीड विल नेवर बी जीरो, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं? ये देखो the velocity time plot for a particle moving in a straight line is given by this। ये देखो वेलोसिटी जो का जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन है। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली, एंड सिंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन इसका, भाई देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही होगा ना एक्सेलरेशन। ये क्या है, इट इज स्लोप ऑफ velocity time graph, slope of velocity time graph, and since the graph is a straight line so it's going to be constant, it's going to be constant। deceleration actually हो रहा है। the particle never turn around होगा। देखो यहाँ से 0 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, अब 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है, ठीक है। 0 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है, तो वेलोसिटी तो मतलब पार्टिकल टर्न तो किया ही है ना। ये गलत है तुम्हारा, पार्टिकल टर्न किया है क्योंकि वेलोसिटी हैज टर्न नेगेटिव, मतलब उसका डायरेक्शन पलटा है, डायरेक्शन पलटा है उसका, ठीक है। पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, बट ये एरिया इससे ज़्यादा है। अगर ये एरिया सेम रहता तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होता, तो ये भी गलत है। द एवरेज स्पीड इन इंटरवल 0 to 10 सेकेंड इज सेम एज स्पीड इन इंटरवल 10 सेकेंड to 20 सेकेंड। देखो 0 to 10 सेकेंड दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और 0 to 20 सेकेंड 10 to 20 सेकेंड का बात किया जाए तो दिस इज गोइंग टू बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये 10 to 20 है, 0 to 10 है, इधर 10 है, इधर -10 है, यानी ये एरिया बराबर है, यानी डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस 0 से 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और 10 से 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम है। डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, एक फॉरवर्ड है दूसरा बैकवर्ड है, बट डिस्टेंस तो रहेगा ही ना। डिस्प्लेसमेंट पर पार्टिकल टर्न कर गया, डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ कर्व हो जाता है, लेंथ ऑफ कर्व विच इज ट्रेस, ठीक है।
तो डिस्टेंस जितना यहाँ है उतना डिस्टेंस यहाँ है, तो इसका मतलब है कि एवरेज स्पीड 0 से 10 सेकेंड में वही रहेगा जो एवरेज स्पीड 10 से 20 सेकेंड में। एवरेज स्पीड इन 0 to 10 सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। तो चूंकि डिस्टेंस सेम है, टाइम इंटरवल भी सेम है, ठीक है, 10 सेकेंड का, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इन 0 to 10 सेकेंड इज सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। ठीक है, ये सही है। ओके, ये देखो फिगर shows position of particle moving in x axis as a function of time. Particle has come to rest. देखो displace distance time graph है। So velocity is what? Velocity is one dimensional motion है। This is basically slope of distance time graph, or you can say displacement time graph। तो पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी 6 बार 0 हो रहा है। तो आप देखो जो स्लोप है कब कब 0 हो रहा है। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, वहाँ पे जो टेंजेंट है कर्व का वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो स्लोप क्या होता है, आपको एक कर्व ऐसे दिया हुआ है आपको, और आपको मान लो पॉइंट पी पे स्लोप निकालना है, टू फाइंड स्लोप एट पॉइंट पे। तो स्लोप निकालने का मतलब क्या, यू जस्ट ड्रा टेंजेंट। मान लो वाई एक्स का ग्राफ है, ठीक है, आपको स्लोप निकालना है पॉइंट पी पे, तो सिंपली ड्रा टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड tan ऑफ दिस थीटा इज गोइंग टू बी द स्लोप। tan ऑफ दिस थीटा इज गोइंग टू बी द स्लोप। अगर मान लो कर्व तुम्हारा ऐसा ना हो कि सपोज को इस टाइप का कर्व है, ठीक है, तो हम अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ स्लोप कहाँ कहाँ 0 है, तो स्लोप आप देखो यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, यहाँ देखो ये सब जो ग्राफ यहाँ पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब यहाँ पे थीटा जो है 0 है। तो इन दोनों पॉइंट पे स्लोप 0 है, इन दोनों पॉइंट पे स्लोप 0 है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि पार्टिकल का वेलोसिटी कहाँ कहाँ 0 है, तो आप देखो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्लोप कब कब 0 है। एक तो यहाँ देखो स्लोप 0 है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करोगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाएगा। यहाँ पे ग्राफ का ड्रा करोगे, टेंजेंट ड्रा करोगे, ये भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, 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 यहाँ ये भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट पे dx बाई dt 0 है। dx बाई dt 0 मतलब यहाँ सब जगह वेलोसिटी 0 है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 जगह पे स्पीड जो है वो 0 हो रहा है, मतलब पार्टिकल इन 6 जगह पे रेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड इज एट है, नहीं ये कुछ एरर है, इसको देखना पड़ेगा। हाँ ये एरर था यहाँ पे, मैक्सिमम स्पीड इज एट t = 6 सेकेंड। देखो आपको बताया स्पीड इज नथिंग बट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्लोप देखो t = 6 सेकेंड में यहाँ है, ये आपका टेंजेंट हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो गया। तो थीटा जितना हाई होगा उतना ज़्यादा स्लोप रहेगा, बिकॉज tan थीटा जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाएंगे, तो tan थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन, tan 0 इज 0, और जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाएंगे tan थीटा बढ़ता जाता है, और थीटा = 90 पे जाके इन्फिनिटी हो जाता है, थीटा = 90 पे जाके इन्फिनिटी हो जाता है। तो आप ये देखिए क्या यही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे थीटा सबसे हाईएस्ट है। यहाँ देखो जरा, यहाँ पे तो और हाईएस्ट है भाई, यहाँ तो बिल्कुल 90 के करीब है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें हम लोग, यहाँ भी बहुत हाई है। ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट, मतलब इससे ज़्यादा वेलोसिटी तो यहाँ दिख रहा है हमको, इससे ज़्यादा वेलोसिटी तो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे तो स्लोप और ज़्यादा है, थीटा इज मच मोर देन थीटा विच यू हैव ओवर हियर। तो यहाँ पे स्लोप तो यहाँ के स्लोप से हाई है। तो मैक्सिमम स्पीड इज एट t = 6 सेकेंड, ये गलत है आपका। मैक्सिमम स्पीड इज एट t = 6 सेकेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव फॉर t = 0। नो,
वेलोसिटी पॉजिटिव तभी रहेगा जब स्लोप पॉजिटिव रहेगा, स्लोप पॉजिटिव तभी रहेगा जब tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, tan थीटा पॉजिटिव तभी रहेगा जब थीटा 0 से 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे तो 0 से 90 डिग्री है, बट अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो थीटा जो है ऑब्ट्यूज टर्न कर जाएगा, और थीटा जो ऑब्ट्यूज होगा इसका मतलब है कि स्लोप नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इनफैक्ट वेलोसिटी देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव है, क्योंकि टेंजेंट ड्रा करेंगे तो एंगल थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक फिर नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिर पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव फिर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो ही रहा है, ये गलत है तुम्हारा। और क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टोटल पीरियड सोन इज नेगेटिव, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। तो आप देखो t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, t = 0 पे ये पोजीशन है, और t = 6 सेकेंड पे सोन, अच्छा टोटल पीरियड सोन, लास्ट यहाँ पे है ना। देखिए यहाँ पे जो x1 है ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, x2 - x1, and we are finding that x2 is less than x1, and this is less than 0, and displacement is negative। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब है कि आपका एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है। समझ में आ रहा है चीज, इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम फ्रेम S1 S2 आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, आर ऑफ equal magnitude 4 meter per second square. The acceleration of particle as seen from two frames S1 and S2 are of equal magnitude 4 meter per second square. अच्छा ठीक है, दो फ्रेम दिया हुआ है आपको, एक फ्रेम S1 है, सपोज करो you have S1 फ्रेम, और एक फ्रेम मान लो S2 है, S2, ठीक। अब एक पार्टिकल है, पार्टिकल मान लो P इज द पार्टिकल, और से मास M इज द पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मास M। अब बोल रहा है कि S1 S2 में जो ऑब्जर्वर है वो दोनों जो एक्सेलरेशन देख रहा है इस पार्टिकल के अंदर, वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है? द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। नहीं, मस्ट भी नहीं होगा, अगर रेस्ट पे होगा तो दोनों S1 S2 का ऑब्जर्वर जो है ना वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देखेगा। अगर S1 S2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो मतलब S1 का ऑब्जर्वर S2 का ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो उस केस में दोनों ही ऑब्जर्वर, S1 का ऑब्जर्वर S2 का ऑब्जर्वर, दोनों ही इस पार्टिकल को 4 मीटर पर सेकेंड, अगर S1 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देख रहा है तो S2 भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देखेगा। बट ये लिखा है कि मस्ट भी नहीं होगा, मतलब रेस्ट पे रहेंगे तो ऑफ कोर्स ये दोनों ही जो एक्सेलरेशन पार्टिकल के अंदर है वो सेम देखेंगे, बट ये मस्ट भी नहीं होगा। मस्ट भी लिखने से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब मस्ट भी क्यों नहीं होगा वो आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो S1 ने इस पार्टिकल को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होता हुआ देखा। अब अगर मान लो S2 जो है S1 के रिस्पेक्ट में, S2 जो है, पहली बात एक चीज समझो, इफ you have two frame given, एक बार पहले जो लिख रहे हैं वो पहले समझ लो। let S1 and S2, S1 S2 या S और S dash, let S and S dash are two frames such that S dash moves with respect to S with acceleration
A, then if acceleration of particle in S1 frame or in S frame is say AS, then acceleration of the same particle in S dash frame will be AS dash, that will be equal to AS minus A. तो मैंने क्या लिखे हैं, एक जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे. Let S and S dash are the two frames such that S dash moves with respect to S with acceleration small a. ठीक है, S2 जो है ये S और S dash ले लो, बेहतर रहेगा. This is S, this is S dash. तो सपोज करो कि S dash जो है S के रिस्पेक्ट में, S dash S के रिस्पेक्ट में सपोज करो A से मूव कर रहा है. ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन S फ्रेम में AS है तो S dash फ्रेम में उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन AS माइनस A हो जाएगा. ये हम लोग आई थिंक थ्योरी में किए भी हैं, नहीं किए हैं, अगर नहीं आप पढ़े हैं तो इसको याद भी रखिए. ठीक है, हमने क्या बोला, if you are given two frames S frame and S dash frame, right, such that S dash frame is moving with respect to S frame with acceleration A, right, then if the acceleration of the particle in S frame, if acceleration of the particle in S frame is AS, then acceleration of the same particle in S dash frame is going to be AS minus A. AS माइनस A. ठीक, ये दिमाग में रखो. अब देखो बी पार्ट, फ्रेम में भी मूविंग. अच्छा, पहला क्या था, फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. देखो, अगर फ्रेम रेस्ट पे होगा देन एस एंड एस डैश इज गोइंग टू ऑब्जर्व द सेम एक्सेलरेशन, बट मस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एक केस हम बताते हैं कि सपोज करो कि एस फ्रेम में पार्टिकल एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और सपोज करो एस डैश जो है एस के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. सपोज ए वेक्टर क्या है, ए इज एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस. तो इफ एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, then A is going to be simply minus 8 I cap. Then if acceleration of this body in S frame is 4 I cap, then acceleration of the same body in S dash frame is going to be AS minus A, that is going to be 4 I cap, 4 I cap, yes, 4 I cap. No. Let's take थोड़ा गलती कर दिया, ये 8 ऐसे मत लो, let's take it as positive x direction. Suppose S dash is moving with respect to S with 8 meter per second square, so it is A is 8, so you see 8 I cap, I see minus 4 I cap. So in that case you see AS dash का जो मैग्नीट्यूड है वो एस के मैग्नीट्यूड के बराबर है. बस समझ रहे हैं, मतलब आपको हम एक केस दिखा रहे हैं जहाँ पे कि एस डैश फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में अगर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है, एस डैश अगर एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, उस केस में अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन एस फ्रेम में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एस डैश फ्रेम में उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी मैग्नीट्यूड तब भी इक्वल है. ठीक है, तो ये वाला लॉजिक समझ में आ रहा. मस्ट नहीं होगा, मतलब 0 रहेगा तो ऑफकोर्स सेम एक्सेलरेशन मेजर करेगा, बट मान लो एस डैश एस के रिस्पेक्ट में अगर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स राइट जा रहा है, इन एक्स डायरेक्शन जा रहा है, उस केस में भी
जो एक्सेलरेशन S1 S और S डैश फ्रेम का जो ऑब्जर्व करेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक। बी पार्ट देखिए, द फ्रेम में बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगेन मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो ये होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ये होगा तो ये होल्ड करेगा, मतलब फ्रेम अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो दोनों ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम देखेगा, ठीक है। बट यहां से ये कंक्लूड कर सकता है, बट यहां से ये कंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है। तो बी गलत हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 में भी आइदर 0 और 8। 0 और 8 होने से एक्सेलरेशन सेम देखेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि केवल 0 और 8 ही हो सकता है, और भी वैल्यूज होंगे, वो देखते हैं हम लोग कैसे। एक्सेलरेशन S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 में भी आइदर 0 और 8। इसका ऐसा करते हैं ना, देखो एक काम करते हैं, ये हम लोग लिख ही दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम कि S1 फ्रेम में जो बॉडी है, लेट्स अज्यूम कि S1 फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, ही इज ऑब्जर्विंग एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टू बी 4, ठीक है। S1 फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, सपोज करो the observing S1 frame, observing S frame is observing the acceleration to be 4i cap, ठीक है, is observing the acceleration to be 4i cap, ठीक है। So the observing S dash frame will be observing what acceleration? AS minus A, ठीक है। अब AS माइनस A क्या हो गया, AS आपका 4i cap हो गया, और A सपोज करो, ये जो A है, A is what? A is the acceleration of S dash frame with respect to S frame. A is the acceleration of S dash frame with respect to S frame. Suppose A is nothing but say AX I cap plus AY j cap. So this would be equal to this. अब हम लोग का कहना यह है कि AS डैश और AS फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ AX एंड AY, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A, AS एंड AS डैश का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यही क्वेश्चन है हम लोग का ना, कि ऐसा क्या A का वैल्यू होना चाहिए ताकि AS जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन S फ्रेम में है और जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन S डैश फ्रेम में है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो S फ्रेम में है अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो S डैश फ्रेम में है वो इक्वल हो। तो कर लेते हैं, S डैश फ्रेम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 4 माइनस AX का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर ही होगा इक्वल्स टू 16, ठीक है। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 16 प्लस AX स्क्वायर माइनस 8x, 16 कट गया। सो व्हाट डू यू हैव, AY स्क्वायर इक्वल्स टू AX। देखो अगर AX का वैल्यू 0 है, अगर S डैश का जो एक्सेलरेशन उसका x कॉम्पोनेंट 0 लेते हैं, उस केस में AY 0 होगा। इफ AX इज 0, AY इज 0, मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 होगा उस केस में ये LHS और RHS जो AX इक्वल टू 0, अगर AX इक्वल टू 0 लेते हैं तो AY विल बी 0, इन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। और उस केस में कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, अगर A 0 होगा तो AX और AY दोनों 0 होगा, और उस केस में ये AS और AS डैश बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक और केस है, अगर AX इक्वल टू 8 ले लें तो यहां पे क्या आ रहा है, AY इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज 8i cap, देन ऑल्सो AS एंड AS डैश विल बी सेम, ठीक है। अब अगर मान लो AX 1 है, सपोज करो, इफ AX इज 1, देन व्हाट यू गेट,
ए वाई स्क्वायर इज 1 इंटू 8 माइनस 7, ए वाई इज गोइंग टू बी √7। मतलब कि अगर ए जो है 1 i कैप प्लस √7j का अगर ये भी होगा तब भी दोनों एस फ्रेम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। आप चाहें तो ax = 2 भी ले सकते हैं। ax = 2 लोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 6, 2 × 6 मतलब 12, यानी ay इज √12। ठीक है, ay √12 मतलब a = 2i कैप प्लस √12j कैप। अगर ये एक्सेलरेशन लेंगे तब भी आपका दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड एस और एस डैश फ्रेम में होगा तब भी सेम होगा। मतलब बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि ax और ay का क्या क्या वैल्यू अलाउ है। ठीक है, आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर पढ़े होंगे आप लोग अभी तो आप देख सकते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ax ay इज, यहाँ से कंडीशन आ रहा है हम लोग का, मतलब ये अगर होल्ड करेगा, ऑल दोज ए फॉर विच दिस होल्ड्स गुड, ऑल दोज एक्सेलरेशन, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या एस डैश का एस के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होना चाहिए, एस डैश का एस के रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए, ताकि एस और एस डैश से पार्टिकल का जो पार्टिकल का एस फ्रेम में अगर मतलब पार्टिकल का अगर एस फ्रेम में एक्सेलरेशन 4 है तो एस डैश फ्रेम में एक्सेलरेशन 4 हो। क्या व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस such that if the acceleration of a particle in s frame is 4, the acceleration of particle in s dash frame is also the magnitude of acceleration in s dash frame is also 4। मतलब हमारा क्वेश्चन यह है कि एस डैश फ्रेम का एक्सेलरेशन एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ताकि अगर एस फ्रेम में एक्सेलरेशन 4 है तो एस डैश फ्रेम में भी उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 4 हो। उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आपका एक्सेलरेशन ए ऐसा होना चाहिए कि उसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट ये कंडीशन फॉलो करे। अब यहां से देखिए ए वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एक्स दिस राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ए एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू है ताकि ए वाई स्क्वायर, ताकि ये जो टर्म है राइट हैंड साइड का वो पॉजिटिव हो। अब एक चीज समझो, आप देखो हम लोग साइन रूल पढ़े होंगे यार आप मैथ्स में ना। जैसे मान लो कोई फंक्शन है f इक्वल्स टू से x माइनस ए, या फिर ये पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ा रहा होगा कोचिंग वाला लोग, कि अगर इस टाइप का है तो जो इसका रूट होता है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 का जो रूट है से α1 α2 है, तो α1 और α2 के बीच में जो साइन होता है इट इज नेगेटिव ऑफ ए, और यहाँ पॉजिटिव ऑफ ए और ये पॉजिटिव ऑफ ए, ऐसे ये हम लोग पढ़े हैं, साइन रूल बोलते हैं इसको, तो साइन रूल बोलते हैं। तो आप देखो ये क्या है, ये आपका 8ax माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी 0 और 8 के बीच में ये जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे a जो है नेगेटिव है। ठीक है, थोड़ा सा क्या कितना समझ में आ रहा होगा आपको। आप देखो एक चीज, अगर हम लोग प्लॉट करें ax और ay और ax को, अगर इसको प्लॉट करें फंक्शन को, हम लोग इसका कलर लेते हैं, तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी ax 0 और 8 के बीच में ये पॉजिटिव होगा, ऐसा ax 0 और 8, 0 और 8 के बीच में
for ax between 0 to 8, your this would be positive. ठीक है, this would be positive, and in that case this condition will hold good. क्योंकि अगर हम लोग 8 से ऊपर चले जाएंगे या 0 से नीचे चले जाएंगे तो ये नेगेटिव टर्न कर जाएगा और ए वाई एस का नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट 0 से 8 के बीच में हो सकता है. ठीक है, अगर 0 हुआ तो ए वाई 0 होगा, उस केस में एक्सेलरेशन वुड बी 0, और अगर 8 हुआ एक्स तो उस केस में एक्सेलरेशन वुड बी 8 आई कैप. और अगर ए एक्स का वैल्यू 0 से 8 के बीच में कहीं अगर होता है, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 से 8 के बीच में कहीं होता है, उस केस में योर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी एक्स आई कैप एंड अंडर रूट जे कैप. सॉरी, जे कैप. ठीक है, दिस आपका अगर 0 होता है ए एक्स, उस केस में एक्सेलरेशन एज अ होल विल बी 0. इफ ax is 8, then acceleration as a whole will be 8 I cap, and if ax is somewhere in between, then acceleration is going to be this. Acceleration is going to be this. और उस केस में जो एक्सेलरेशन s डैश फ्रेम का s के रिस्पेक्ट में जो होगा, that will be equal to the magnitude of this acceleration would be simply under root ax square, and the square of this will be ax 8 minus x. So that would be equal to under root. So this value would be less than 8 for ax between 0 to 8. Your 8ax will also between 0 to 8. So this is your a will be. So if ax is lying between 0 to 8, then if ax is lying between 0 to 8, then a will also be lying between 0 to 8, right? And if ax is 8, then a will be 8 I cap, and if ax is 0, then a will be 0. तो यानी एक्सेलरेशन विल बी समवेयर बिटवीन 0 to 8. थोड़ा सा कठिन है भाई, थोड़ा सा मैथमेटिकल हो रहा है, लेकिन यही सोल्यूशन है. इसको मैंने यूट्यूब में देखा, बड़ा जुगाड़ टाइप्स कर रखे हैं लोग. यही है, आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, मतलब दिस इज हाउ इट विल बी डन. ठीक है, हाँ, मतलब जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है तो अप्लाई करना ही पड़ेगा. बाकी कोई डाउट है तो हम इसको फिर से करवा सकते हैं आपके लिए. ठीक है, अगर आप पढ़ना ट्राई करना, जानने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना. देखो मतलब थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, समझ लेना. इसमें कोई मदारी या कोई जोक या उस सब से नहीं बनेगा सवाल ये. ठीक है, मतलब सिर्फ अपने आप को समझा लेने से नहीं बनेगा ना, वो लॉजिकल होना चाहिए चीज़. मतलब आप भी समझिए, किसी दूसरे को समझा ही पाइए, ऐसे सिचुएशन में रखना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट सोल्यूशन. डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, हमको भी थोड़ा टाइम लगा था. ठीक है, सो ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, put some stress on your brain, and even if you don't understand, you just put in the comment. I'll again do it for you. Okay, with more time. Okay, so that's all for today. You are watching T Vidya Learning YouTube channel, and I am विशाल देवर्सी. जो भी स्टूडेंट IIT JEE नीट का तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कर लिया SC वर्मा का. अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे. जो भी SC वर्मा का 52 क्वेश्चन है, वो सारा का सारा 52 क्वेश्चन करेंगे. तो एफर्ट लगेगा, पर इट वुड बी गुड फॉर यू. ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.